हेलो बच्चों, वेलकम टू अभ्यास करियर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम अनुप कुमार मिश्रा है। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। क्या पढ़ते हैं? इंटर कन्वर्जन, यानी कि इलेक्ट्रिकल से केमिकल और केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्जन होते हैं और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे ये कन्वर्जन्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें, ध्यान दें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या है ये? ब्रांच ऑफ chemistry which deals with study of, या फिर कह सकते हैं which deals with interconversion of electrical and chemical energy। electrical and chemical energy। ठीक है, तो इस बात पे हमें ध्यान देना है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। अब ये इंटर कन्वर्जन के लिए क्या हमें किसी डिवाइस का जरूरत होगा? जी हाँ, बिल्कुल, कुछ ना कुछ डिवाइस तो चाहिए होगा जिससे हम इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो डिवाइस है ना, जो डिवाइस यूज होता है इस पर्पस के लिए, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो जाएगा? इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। डिवाइस यूज्ड फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो वो डिवाइस जो इंटर कन्वर्जन कराएगा इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके की, एक हो जाता है हमारा वोल्टाइक सेल, या फिर हम कह देते हैं उसको गैल्वेनिक सेल। एक हो जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो बेसिकली वोल्टाइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल किस पर्पस के लिए यूज होता है? देखिए, तो इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल used for conversion of chemical energy into electrical energy is called voltaic cell। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल used for conversion of electrical energy into chemical energy, electrical energy into chemical energy is called electrolytic cell। electrochemical cell which is used to convert electrical energy into chemical energy is called electrolytic cell। electrochemical cell which is used for conversion of chemical energy into electrical energy is called galvanic cell। बेटा जी, लिखेंगे इसको। ठीक है, आइए समझते हैं एक चीज और समझते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पढ़ा है क्या पहले? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो वो प्रोसेस जिसमें थोड़ा सा इनिशिएशन या फिर एक्सटर्नल सपोर्ट का जरूरत नहीं होता है, उसे हम लोग कह देते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और वो प्रोसेस जिसमें कंटिन्यूअस एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, उसको हम लोग कह देते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना होगा, तब ये काम करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
लेकिन गैल्वेनिक सेल में एक बार केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो वो चलते रहेगा जब तक रिएक्टेंट खत्म ना हो जाए। तो हम क्या कह देते हैं इसको? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। और पता है दोनों में ही रिडॉक्स रिएक्शन होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे जब इन सेल्स को पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये होता है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, आपने पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक्स में, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी क्या हो जाता है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव, और हम क्या कह सकते हैं, और डेल्टा जी इज लेस देन, डेल्टा जी इज लेस देन 0। यहां पे अगर हम बात करें बच्चा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए बाहर से, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो क्या ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें कंटिन्यूअस एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पे भी एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है, क्या होता है, जब इन सेल्स को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी क्या हो जाता है? आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, डेल्टा जी पॉजिटिव यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाता है? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0, 0 है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग, इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ये टॉपिक है, एक पार्ट है, सेगमेंट है इस चैप्टर का जिसे हमें डिस्कस करना है। जैसे आपने पढ़ा है ना, कुछ चीजें आपको पता है मेटल के बारे में और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एक बार ना हम एक कॉलम बनाते हैं, लिखते हैं एक तरफ मेटेलिक, मेटेलिक कंडक्टेंस, और एक तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चा, ये बताओ मेटल कंडक्टर की तरह क्यों बिहेव करता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर की तरह क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि उसमें फ्री आयंस होते हैं। क्योंकि मेटल्स मतलब सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं? फ्री आयंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर कौन होता है? एक बात बताओ, अगर चार्ज फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा पर यूनिट टाइम, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है क्या? करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है क्या? तो चार्ज यानी कि Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में चार्ज कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट्स में चार्ज कैरियर कौन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक कंटेनर बनाया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स बना देते हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से एक को नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने एक को पॉजिटिव टर्मिनल और एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस है और Cl माइनस है। एक बात बताओ, पॉजिटिव वाले प्लेट पे कौन जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा क्या? अच्छा एक सेकंड, मान लेते कि हमने ऐसा कर दिया और इसमें प्योर वाटर भर दिया। अभी मान लो कि इसमें प्योर वाटर, उसमें कोई आयन प्रेजेंट नहीं, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? बोलो ना, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा मान लो कि तुमने इस प्योर वाटर में थोड़ा सा NaCl ऐड कर दिया, Na प्लस आ गया, Cl माइनस आ गया, क्या ये अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? करेगा। कैसे सर, ये तो बता दो, समझते हैं। चलिए थोड़ा सा रफली इसको समझ लेते हैं, है ना, जो काम की बात है वही हम लिखेंगे। तो समझते हैं कैसे ये कंडक्ट कर रहा होगा। ये देखो Cl माइनस इसके ऊपर जाएगा। अच्छा तुमने नॉर्मल एक सर्किट देखा होगा, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऐसे हमने बना दिया, एक बैटरी है ना। ये बताओ कि करंट किधर से किधर? सर +2 माइनस, +2 माइनस। इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर? सर -2 प्लस। इलेक्ट्रॉन जाता है और करंट जाता है प्लस से माइनस।
प्लस से माइनस करंट और माइनस से प्लस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें भी क्या हो रहा होगा, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, नेगेटिव वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए होंगे। क्या इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आकर के यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स देखो इधर वाले प्लेट से क्या ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा होगा, क्या पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाता है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो एक बात बताओ, Cl माइनस इस पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो Cl माइनस क्या हो जाएगा, हाफ Cl2 बना लेगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा बेटा, तो ये देखो यहां पे रिएक्शन कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। यहां पे इस वाले इलेक्ट्रोड पे हम इसको पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड कह देते हैं, इस वाले इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव वाला कह देते हैं और इस वाले इलेक्ट्रोड को नेगेटिव वाला कह देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे बताओ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इधर देखते हैं Na+ जा रहा है, Na+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, Na+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरा बात? तो Na+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सोडियम में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, समझ रहे हो ना? तो यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन। ये हो गया बेटा जी रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन। कैसे सर, ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस से जीरो में गया। क्या ये नेगेटिव से जीरो में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है क्या ये प्लस से जीरो में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन कहां होता है सर, कैथोड पे होता है। ऑक्सीडेशन कहां होता है सर, एनोड पे होता है। ये बात ध्यान रखना। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे Na+ और Cl- नहीं होते तो यहाँ पे Cl- आके जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था, सर्किट कंप्लीट हो रहा था, यहाँ से Na+ जाकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को इधर घटा रहा था ताकि इलेक्ट्रॉन्स उस पर आ पाए, सर्किट पूरा हो गया सर। Cl- इलेक्ट्रॉन दे रहा है सर्किट को, Na+ सर्किट से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब सर सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, कब तक करेगा, जब तक इसके अंदर Na+ और Cl- रहेंगे। जैसे ही Na+ और Cl- खत्म, सब खत्म, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। बात करेंगे उसके बारे में, अभी हमें उसके बारे में बात नहीं करना है। ध्यान क्या रखना, ऑक्सीडेशन जहां होता है वो क्या होता है, एनोड, जहां रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड। कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार और हम लोग लिखते हैं, मेटेलिक कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस, और एक तरफ लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब हमें पता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में चार्ज कैरियर कौन होता है, मेटेलिक कंडक्टेंस में सर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इधर हो जाते हैं आयंस, चार्ज कैरियर। ठीक है, चार्ज कैरियर हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किसकी वजह से होता है, आयंस की वजह से होता है। ठीक है, अब चलो एक बात करते हैं, तुमने याद होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल्स में क्या होता है सर, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कॉन्सेप्चुअली भी हमें पता है ये बात। क्या हमें ये बात पता है, जैसे मान लो कि एक मेटल का रॉड है, इसमें मेटल के बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक है, क्या इन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये कर्नल्स है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कर्नल्स। चलो, जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया, क्या ये कर्नल्स वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो फ्लो, मान लेते इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाना है, इधर जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को जाना है। तो क्या ये कर्नल्स के वाइब्रेशंस के वजह से टेम्परेचर बढ़ा, वाइब्रेशन बढ़ा, तो क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से ये कर्नल रोकेंगे, रोकेंगे ना बेटा जी, बिल्कुल रोकेंगे। तो यही रेजिस्टेंस का काम करता है, टेम्परेचर बढ़ने पे यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन इसमें बात करें टेम्परेचर बढ़ने पे, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस घटता है। कैसे सर, हाउ इज इट पॉसिबल, डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। चलो देखो बताते हैं कैसे, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। अरे यार थोड़ा छोटा करते हैं इसको, यहाँ पे ना हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं,
तुम लोग समझना इसको। जैसे मान लो ये था Na+ था, Cl- था, यहाँ पे इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोड, इसी डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए Na+ इस पे जा रहा है, Cl- उस पे जा रहा है, अगर Na+ इस पे जाएगा, Cl- उस पे जाएगा, तभी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा ना। लेकिन इनको रोक कौन रहा है? इन आयंस को प्लेट्स पे जाने से रोक कौन रहा है? ये एक दूसरे को रोक रहे हैं, क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज है, और अपोजिटली चार्जेस में क्या होता है? अट्रैक्शन लगता है। ये Na+ को Cl- ने खींचा और Cl- को Na+ ने खींचा, इस प्लेट पे जाने से Na+ को Cl- रोक रहा है, इस प्लेट पे जाने से Cl- को Na+ रोक रहा है। समझ गए? तो ये इंटर आयनिक अट्रैक्शन, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ना, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको लिखेंगे अच्छे से। तो रेजिस्टेंस कौन होता है? इंटर आयनिक अट्रैक्शन। सर क्या होते हैं? रेजिस्टेंस कौन होता है? इंटर आयनिक अट्रैक्शन। सर रेजिस्टेंस का काम कौन करता है यहाँ पे? इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो देखो 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 देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, आयंस वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे कहीं भी वाइब्रेट कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो प्लेट्स पे जाने, अच्छा ये जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन लग रहा था, इन दोनों आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा था, क्या उसको वो ओवरकम कर जाएगा? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो एक दूसरे को पे जो अट्रैक्शन लगा रहे हैं वो कम हो जाएगा क्या? तो बेसिकली जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयंस में क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स घट जाता है। क्यों हो रहा है? रेजिस्टेंस क्यों कम हो रहा है? तो क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन घट गया। क्लियर है मेरा बात? ठीक है ना? अच्छा चलिए, अब हम एक बात करते हैं, क्या कंपोजिशन पे कोई असर पड़ता है क्या मेटल में? क्या ऐसा है कि हम मेटल को सालों तक यूज करते हैं तो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है? ऐसा होता है क्या? कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो चेंज, मेटल वैसा का वैसा ही सालों साल चलता है क्या? ठीक है ना? लेकिन 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 इलेक्ट्रोलाइट्स में कंपोजिशन चेंज हो जाता है। कंपोजिशन क्या हो जाता है? चेंजेस। देखो कैसे, ये देखिए Cl- इस पे जा रहा था, Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और गैस क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, गया, Cl- कम हो गया इसमें। Na+ क्या हो रहा है? यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो Na+ भी कम हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि कंपोजिशन तो चेंज होगा ना। लेकिन क्या घर में जो वायर लगा है, क्या हम हर 2-3 साल में चेंज करते हैं? नहीं ना, सालों साल चलते हैं, बचपन से देखते आ रहा, आज तक वही वायरिंग चल रहा है। तो इसका मतलब कंपोजिशन मेटल्स में चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में कंपोजिशन चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें क्या ओम्स लॉ मेटल के लिए एप्लीकेबल है? ओम्स लॉ क्या होता है सर? V = IR। जी हाँ सर, बिल्कुल, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है और यहाँ पे भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। V = IR यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। V = IR दोनों ही जगह पे एप्लीकेबल है, ठीक है ना? ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ओम्स लॉ, फैराडे लॉ। अगर हम बात करें फैराडेज लॉ का, फैराडेज लॉ आगे बात करेंगे। फैराडे लॉ मेटल्स के लिए नॉट एप्लीकेबल। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, ये मेटल वाला नहीं है, मैग्नेटिक वाला नहीं है ना, ये इलेक्ट्रोलिसिस है। यहाँ पे फैराडे लॉ एप्लीकेबल है, फैराडे लॉ एप्लीकेबल, ठीक है। इसमें नहीं है मेटल्स में, लेकिन इसमें है। कंसेंट्रेशन की बात करें, क्या ये कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? अरे बाबा, ये तो प्योर मेटल होता है ना, तो कंसेंट्रेशन काहे करेंगे? कंसेंट्रेशन लिख देते हैं नॉट अवेलेबल, ये तो प्योर मेटल होता है ना सर, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन नॉट अवेलेबल, यहाँ पे कंसेंट्रेशन इफेक्ट्स अफेक्ट्स ऐसे लिख देते हैं। कंसेंट्रेशन, जितना ज्यादा कंसेंट्रेशन उतने ज्यादा आयंस, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो कंसेंट्रेशन अफेक्ट्स, आगे बात करेंगे कैसे कैसे अफेक्ट करता है ये, एक बार हम फटाफट इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, इधर तो टाइप ऑफ सॉल्वेंट का कोई मतलब ही नहीं है। टाइप ऑफ सॉल्वेंट का कोई मतलब है क्या मेटल्स में? नहीं ना। लेकिन इधर देखें, अगर टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट पे मैटर करता है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे फर्क पड़ता है क्या टाइप ऑफ सॉल्वेंट से? जी हाँ सर, अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगा,
मतलब आयंस इजीली उसमें फ्लो नहीं कर पाएंगे, और आयंस इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे तो करंट कैसे कंडक्ट करेंगे? तो विस्कोसिटी ज्यादा तो कंडक्टेंस कम, है ना? तो विस्कस फोर्स पे मैटर फर्क पड़ता है, विस्कोसिटी से फर्क पड़ता है। विस्कोसिटी अफेक्ट्स, है ना, अफेक्ट्स कंडक्टेंस, ठीक है? विस्कोसिटी की वजह से कंडक्टेंस पे फर्क पड़ता है। प्रेशर की बात करें अगर हम, प्रेशर से मेटल पे कोई असर नहीं पड़ता है, मेटल वाले कंडक्टेंस पे प्रेशर का नो इफेक्ट। यहां पे पड़ता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में पड़ता है, लेकिन हमें डिस्कस नहीं करना है, तो यहां पे हम लिख देते हैं अफेक्ट्स विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी अफेक्ट होगा तो कंडक्टेंस अपने आप इफेक्ट होगा, विस्कोसिटी। चलिए डिस्कस करेंगे अफेक्ट्स। प्रेशर की वजह से क्या होगा, इसमें नो इफेक्ट, इसमें अफेक्ट विस्कोसिटी। इसको सुंदर से अच्छे से, मेरी तरह मत लिखना, थोड़ा अच्छे से लिखना, है ना? चलो आगे आते हैं। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है? पहला टर्म है रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में, हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अब सिर्फ डिस्कस करेंगे, मेटल के साथ कंपेयर कर दिया बस। इलेक्ट्रोलाइट्स Na+Cl-, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट करते हैं। अब बताओ Na+ किस पे जाएगा? इस पे जाएगा सर। Cl- इस पे जाएगा, गलत हो गया। Cl- पॉजिटिव वाले पे जाएगा और Na+ नेगेटिव वाले पे जाएगा, है ना? तो इनको रोक कौन रहा है? रेजिस्टेंस यानी कि टेंडेंसी, मतलब इनको रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाने से कौन रोक रहा है? तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन, हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर आयोनिक अट्रैक्शन ही रेजिस्टेंस है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन ही रेजिस्टेंस है। तो V इज इक्वल टू IR को ये फॉलो करता है। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाता है बताओ बच्चा? ओम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे सर, ओमेगा जैसा बना देते हैं इसको, ठीक है, ओम। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा टर्म है हमारे पास कंडक्टेंस। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि रेजिस्टेंस, दूसरा है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस को तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, R से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये तुम पहली बार देख रहे हो। कंडक्टेंस G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो G। अच्छा, कंडक्टेंस होता क्या है? तो लिख देंगे टेंडेंसी ऑफ आयंस टू गेट towards their respective plates या फिर respective electrodes। जैसे ये Na+ और Cl- में अट्रैक्शन तो लग रहा है, लेकिन कंडक्टेंस तो तभी होगा ना जब ये इसका टेंडेंसी, मतलब एक बार और, कंडक्टेंस क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ आयंस टू गेट ऑन देयर रिस्पेक्टिव प्लेट्स या फिर इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे Na+ है, Cl- है, इनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन ये वाला अट्रैक्शन, ये जो इलेक्ट्रोड्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अगर वो ज्यादा होगा तभी तो ये Na+ उधर जाएगा। क्या ये रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा है? रेजिस्टेंस था इंटर आयनिक अट्रैक्शन, यानी कि रोकना, और कंडक्टेंस है आयंस को इलेक्ट्रोड्स पे भेजना। तो ये G इज इक्वल्स टू ठीक उल्टा ऑफ रेजिस्टेंस, और R का यूनिट क्या था? ओम था। तो इसका यूनिट हो जाता है, जिस साइंटिस्ट ने रेजिस्टेंस बताया था ना, उनका नाम था साइमन ओम। तो ये हो गया साइमन, इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम इनवर्स, दोनों ही, मतलब और करके हम लिख देते हैं, और या फिर और महो, ठीक है, और महो। ध्यान देंगे, ये यूनिट हो गए कंडक्टेंस के, ठीक है सर। आगे आते हैं, आपने रेजिस्टिविटी पढ़ा, रेजिस्टिविटी याद है क्या? रेजिस्टिविटी, इसको हम रो से रिप्रेजेंट किया करते थे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। R जो रेजिस्टेंस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट लाते हैं, रो L/A
तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर ए बाई एल। तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे मेटल के लिए, रेजिस्टेंस ड्यू टू 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल। एल क्या है इसमें, मेटल के लिए अगर बात करें, यहां पर हम लिखते हैं मेटल वाले में एल है लेंथ ऑफ वायर। अच्छा, ए क्या है सर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स वाले में, इलेक्ट्रोलाइट्स में एल का मतलब क्या है और ए का मतलब क्या है, एल है सेपरेशन बिटवीन, बताते हैं डायग्रामेटिकली भी, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स और ए क्या है, ए है बच्चा डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। डिप्ड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड कहां पे डूबा हुआ है, इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला फॉलो होगा, लेकिन दोनों में एल और ए का मतलब, मेटल और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सेम फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर हम रो को, रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करें इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, मेटल का तुम्हें पता है, रेजिस्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये क्या डेफिनेशन हो जाएगा, देखिए, रेजिस्टेंस ड्यू टू 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ड्यू टू 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। क्यों सर 1 ml क्यों, क्योंकि हम वहां पे एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे और लेंथ 1 सेंटीमीटर कर देंगे। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखते हैं, यूनिट लिखते हैं एक बार, यूनिट लिखते हैं एक बार। देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर बचा ऊपर, और आर मतलब ओम, तो हो गया ओम सेंटीमीटर। क्लियर है क्या, ओम सेंटीमीटर। तो ये ध्यान में रखना, में इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस ड्यू टू 1 ml इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चा। कंडक्टिविटी एक टर्म है हमारे पास, कंडक्टिविटी, फोर्थ है कंडक्टिविटी। अच्छा, रेजिस्टिविटी को हम लोग और क्या कह देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये हो गया कंडक्टिविटी, थोड़ा कलरफुल लिख रहे हैं, ध्यान देना, कंडक्टिविटी, या फिर हम कह देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। डेफिनेशन समझते हैं फिर इसको समझेंगे। तो ये हो जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ड्यू टू नंबर ऑफ आयंस present in 1 ml electrolyte। क्लियर है क्या, आइए देखिए इसको समझिए। अब इसको हम ना, जैसे G इज इक्वल टू क्या होता था, कंडक्टेंस ही है ना, G इज इक्वल टू 1/R। ये तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, R। लेकिन अगर हम 1 ml इलेक्ट्रोलाइट कर दें तो R किस में चेंज हो जाता है, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की वजह से रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी सर। तो यहाँ पे R नहीं आएगा, 1/ρ आ जाएगा, और इसको हम G नहीं कहेंगे, कह देंगे कप्पा। ये अलग ही टर्म बन गया कप्पा। इसको हम क्या पढ़ते हैं बाबू, कप्पा पढ़ते हैं। क्या पढ़ देते हैं, कप्पा। ध्यान देंगे, कप्पा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/ρ, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ओम सेंटीमीटर था, साइन इसका सिग्मा का क्या था, ओम सेंटीमीटर, तो क्या हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और करके इसका यूनिट हो गया, खत्म कहानी। डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन भी हो गया। अब समझते हैं डायग्रामेटिकली क्या कहना चाह रही है। जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रोड, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन तुमने लिया, ठीक है, और इसमें तुमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 इलेक्ट्रोड बना लिए। इसमें ना तुमने 2 इलेक्ट्रोड बना लिए,
1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, ठीक है। और इनके बीच की दूरी तुमने फिक्स कर दिया 1 सेंटीमीटर। चलो इसको पहले बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी तुमने कर दिया 1 सेंटीमीटर, इसका एरिया कर दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी एरिया कर दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो? अब देखो इसमें जो इंक्लोज्ड एरिया होगा इसको अगर हम कनेक्ट करें, एक क्यूब बनेगा और उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा बेटा? सोचो, क्या उस क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा? सोचो। जी हाँ बिल्कुल सर, उस क्यूब का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा और उस 1 सेंटीमीटर क्यूब को तुम क्या कहते हो? 1 ml कहते हो। तो यहां पे जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इंक्लोज्ड ये कितना हो जाए? इज इक्वल्स टू 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 cc। अब इस इतने इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जो इंक्लोज्ड वॉल्यूम है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो कंडक्टेंस होगा उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। क्लियर है क्या मेरा बात? समझ पा रहे हो ना? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डेफिनेशन। यूनिट हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है, डिप्ड एरिया हो गया। इसका एरिया A इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी L इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरा बात? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया कप्पा। अच्छा सर, एक चीज तो समझ गए कि होता क्या है डेफिनेशन, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे कितना कप्पा आ रहा है, कितना कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ रहा है? समझ रहे हो? तो इसके लिए एक डिवाइस है, तुमने पढ़ा होगा शायद। तो एक टॉपिक लिख देते छोटा सा, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्ट, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलिए देखते हैं हम लोग, देखते हैं। जैसे एक व्हीटस्टोन ब्रिज तुमने पढ़ा है क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज ऐसे ऐसे हम लोग बना देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, रजिस्टर लगा देंगे, यहाँ भी हम एक रजिस्टर लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हम ना वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसको हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक रेजिस्टर। और यहाँ पे एक हम कंडक्टिविटी सेल बना देते हैं ऐसे। ये हो गया एक सेल जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को भरेंगे इंजेक्शन से अंदर में, और उसके वजह से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। आओ देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने एक सोर्स लगा दिया, AC सोर्स है, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे? गैल्वेनोमीटर या फिर कोई भी डिवाइस। जिस रेजिस्टेंस पे ये फ्लो, इसमें करंट का डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, उस रेजिस्टेंस पे हम इसको कह देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। तो देखिए रेजिस्टेंस को हम कम या ज्यादा इस वाले को कर सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट का R1। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 ml कर दें तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होगा, क्या हम उसी को रेजिस्टिविटी कह देते हैं? इसका हमने वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया है, कितना सर? तो इसका वॉल्यूम है 1 ml। इसको हम कहते क्या है? कंडक्टिविटी सेल। क्या कह देते हैं? कंडक्टिविटी सेल। अब देखो इसके लिए इक्वेशन क्या होता है? जैसे R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, तो अपोजिट साइड का प्रोडक्ट इक्वल होता है। तो R1 इंटू R3 इज इक्वल्स टू R2 इंटू R4, ठीक है। अब देखो तुम्हें 3 रेजिस्टेंस के वैल्यू पता है, 3 रेजिस्टर्स जो इस पे प्रेजेंट है इस डिवाइस में, उसका रेजिस्टेंस पता है। तो क्या इस इक्वेशन के हेल्प से तुम R1 पता कर सकते हो? तो R1 कितना आ जाएगा? R2 इंटू R4 अपॉन R3। समझ रहे हो क्या?
तो यहां पे हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 ml भरेंगे इस कंडक्टिविटी सेल में, इसमें 1 ml भरेंगे और जो भी रेजिस्टेंस इस इक्वेशन से आएगा वो उसका रेजिस्टिविटी हो जाएगा, है ना, उस इलेक्ट्रोलाइट का किसी कंसंट्रेशन पे रेजिस्टिविटी हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? ध्यान देना, रेजिस्टेंस। तो हम लिख देते हैं ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट of 1 ml electrolyte, 1 ml electrolyte, resistance of 1 ml electrolyte present in conductivity cell, present in conductivity cell। तो जो कंडक्टिविटी सेल यानी कि इसमें 1 ml प्रेजेंट है उसके जो रेजिस्टेंस है, also called resistivity। तो क्या हमें अगर रो पता चल जाएगा तो हम उसका कंडक्टिविटी पता लगा सकते हैं क्या? तो बताओ कप्पा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/रो, और रो का वैल्यू R1 है तो ये हो जाएगा 1/R1 करके क्या हम इसका, इस इलेक्ट्रोलाइट का, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने इसमें भरा है उसका कप्पा बता सकते हैं। बोलो बेटा जी, मजा आया? समझ में आया? दिमाग में आया? चलिए फिर से आते हैं हम लोग यहां। कप्पा इज इक्वल टू 1/रो हमने लिख दिया था, और रो इज इक्वल टू क्या होता है? RA/L। तो 1/RA/L हो गया, कप्पा बराबर हो गया ना। अच्छा बेटा जी एक चीज और बताइए आप, 1/R का मतलब क्या था? L/A। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी भी सेल में कोई बैटरी तुमने बनाया मस्त, क्या उसमें इलेक्ट्रोड्स को ऐसे अंदर बाहर डुबाते रहे तो निकालते रहे तो डुबाते रहे तो निकालते रहे, फिक्स रखते हैं क्या? फिक्स रखते हैं, मतलब उन दोनों का डिप्ड एरिया जो है इलेक्ट्रोड्स का वो फिक्स्ड रहता है। अच्छा सर, क्या इलेक्ट्रोड्स को तुम दूर पास करते रहते हो या फिर एक जगह पे फिक्स रखते हो? बैटरी में फिक्स रखते हैं ना। तो देखो यहाँ पे L और A, L/A कांस्टेंट होगा, इसको हम कह देते हैं सेल कांस्टेंट। G* यहाँ पे क्या है? L/A है, तो कप्पा बराबर हो गया G* हो गया L/A या फिर सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। G* क्या हो गया? L/A या फिर सेल कांस्टेंट। ध्यान रखेंगे इस बात को हम ध्यान रखेंगे। एक चीज और देखते हैं हम लोग। चलिए आगे आते हैं। मोलर कंडक्टेंस पांचवा है। पहला था रेजिस्टेंस, दूसरा था कंडक्टेंस, तीसरा था रेजिस्टिविटी, चौथा था कंडक्टिविटी, और एक डिटर्मिनेशन एक अलग से टॉपिक था, हमने वो भी देख लिया। पांचवा हमारे पास मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लैम्डा एम से। मोलर कंडक्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा एम से। तो आइए समझते हैं इसको लैम्डा एम से। तो ये हो गया कंडक्टेंस ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 mole electrolyte। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो भी कंडक्टेंस होगा उसे हम कह देंगे मोलर कंडक्टेंस। तो आइए समझते हैं। तो देखिए कप्पा क्या था बेटा? कप्पा था कंडक्टिविटी ऑफ शेल। इसमें अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 ml पे था ना, कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ml, तो इसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता है, वॉल्यूम को भी हम ml में रख देंगे, तो क्या इससे हमें मोलर कंडक्टेंस पता चलेगा। बस हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, ये जो V है ना, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो कप्पा लैम्डा कप्पा इनटू V।
अच्छा बेटा जी, एक बात बताओ, मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है क्या तुम्हें? जी हाँ सर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और मोल्स किसका? सॉल्यूट का। तो यहाँ पे देखो मोल्स हमें कितना रखना है? मोल्स हमें कितना रखना है? 1 मोल सर। मोल्स हमें कितना रखना है इसमें? 1 मोल सर, ठीक है ना? मोल्स हमें यहाँ पे 1 रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स कितना आ जाएगा? 1 अपॉन एम। अगर हम ml में कर दें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml इज इक्वल टू 1000 अपॉन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन m हो जाएगा क्या? 1000 अपॉन m हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। मोलैरिटी, m का मतलब है मोलैरिटी। तो ध्यान देंगे, यूनिट क्या हो जाएगा? कप्पा का था सर साइमन, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स था। कप्पा का साइमन सेंटीमीटर इनवर्स था, मोल आ गया। साइमन इसका यूनिट हो जाएगा कितना? देखो यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम है ये सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, पहले कप्पा का था, इनटू हम कर देते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट हो गया, समझ रहे हो क्या? ये यूनिट हो गया मोलर कंडक्टेंस का। कोई दिक्कत है तो सोचो एक बार। कप्पा का यूनिट था साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, पर मोल। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, नीचे मोल वैसे ही साइमन वैसे ही। समझ गए क्या? क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं, छठा टॉपिक है इसमें, 6th पॉइंट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? इसको लैम्डा इक्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम? इसको लैम्डा इक्यू से, ठीक है ना? लैम्डा इक्यू क्या होता है ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? तो लिखेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ड्यू टू वन इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, है ना? कंडक्टेंस ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing one equivalent of electrolyte, one equivalent of electrolyte। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या हो जाएगा। लैम्डा ई क्यू इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी, और ये जो V है कौन सा V है? V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन containing one equivalent electrolyte। इक्विवेलेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा बात याद होगा आपको। इक्विवेलेंट हम कैसे इक्विवेलेंट होता क्या है? तो देखो इक्विवेलेंट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इज इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, होता है ना ये। अच्छा एक और होता है इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट वेट मतलब मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो वेट हो जाएगा और नीचे आ जाएगा मोलर वेट और ऊपर आ गया एन फैक्टर। एन फैक्टर रिडॉक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, है ना? ध्यान रखेंगे हम। थोड़ा सा अभी हमें काम है उसको देखेंगे, और जहां जहां जरूरत पड़ेगा हम बता दिया करेंगे एन फैक्टर इतना होगा। तो एक एन फैक्टर यहाँ पे आया तो हम क्या करें? इक्विवेलेंस पता कर लेंगे इससे। अच्छा आपको याद है नॉर्मेलिटी से कुछ क्या हुआ करता था? नॉर्मेलिटी का वैल्यू याद है क्या? चलिए देखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अच्छा हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना रखना है यहाँ पे? 1 सर, तो यहाँ पे 1 रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स आ जाएगा कितना? 1 अपॉन एन। ml आ जाएगा कितना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में कितना आ जाएगा? 1000 अपॉन n।
तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ से ना चेंज कर देते हैं। तो लैम्डा EQ इज इक्वल हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट था सर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। वॉल्यूम का यूनिट, यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर इक्विवेलेंट। तो बनेगा क्या? यूनिट हो जाएगा इसका, देखो ध्यान से, यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इक्विवेलेंट इनवर्स, ध्यान देना, वहां पे मोल इनवर्स था, यहाँ पे इक्विवेलेंट इनवर्स है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगला हमारे पास नेक्स्ट है, फटाफट रिवाइज करेंगे, रैप अप करेंगे आज, है ना। चलिए देखिए, अगला हमारे पास रिलेशन बिटवीन लैम्डा m एंड लैम्डा EQ। देखें, देखो ध्यान दो, लैम्डा m का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? कप्पा इंटू 1000 अपॉन m था। लैम्डा EQ का फॉर्मूला क्या था? कप्पा इंटू 1000 अपॉन n था सर। दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा? याद है तुम लोग को? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता था? इक्विवेलेंट वेट। थोड़ा सा हम लोग ना पीछे चलते हैं, थोड़ा सा मतलब 11th क्लास के एक टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं। सॉल्यूशन में फिर से ये हमारे पास है। तो देखो, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स होता है ये। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? वेट अपॉन मोलर वेट इनटू n फैक्टर, यानी कि मोल इनटू n फैक्टर हो जाता है क्या? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की जगह पे हम लिख सकते हैं मोल इनटू n फैक्टर, मोल इनटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू आ गया ये। अच्छा ध्यान देना, ये देखो, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है सर? मोलैरिटी हो जाता है सर। मोलैरिटी इंटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ, नहीं मोलैरिटी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम को ही तो हमने मोलैरिटी में चेंज किया, तो मोलैरिटी इंटू n फैक्टर हो जाता है क्या? नॉर्मेलिटी। कोई दिक्कत? चेंज करते हैं, नॉर्मेलिटी की जगह पे हम लिखते हैं लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m इंटू, बोलो, m इंटू n फैक्टर कर दे यहाँ पे। बिल्कुल सर कर दो। अब ध्यान दो तुम, यहाँ पे ये वाला पार्ट देखना, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m क्या बन गया? लैम्डा m बन गया। तो लैम्डा EQ इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन n फैक्टर। ये हो गया रिलेशन। तो अगर हमें लैम्डा इक्विवेलेंट या फिर मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पता होगा, दोनों में से कोई भी एक, तो हम तीसरा अपने आप पता कर सकते हैं n फैक्टर निकाल करके। n फैक्टर में निकालना आता है थोड़ा बहुत। एसिड के केस में n फैक्टर जितने H+ को रिलीज कर सकता है, बेस के केस में जितने OH- को रिलीज कर सकता है, और सॉल्ट्स के केस में सम ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्जेस और सम ऑफ ऑल नेगेटिव चार्जेस कर देंगे, तो वो उसका n फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आपको अभ्यास करियर इंस्टीट्यूट का ऐप भी मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी करना, और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, हम लोग इम्प्रूव करेंगे और चीज़ों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्ले स्टोर से अभ्यास करियर इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच।